नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अल्फा गाइड पर स्वागत है। आज से हम लोग उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जो यूके ट्रिपल एससी के पर्पज़ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड के अब ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, उत्तराखंड में रानी रौत, स्वाभी रौत, राम्य भूत आदि का संबंध किससे है? तो जो पहला ऑप्शन है रमोला गाथा, दूसरा ऑप्शन है हुड़की बोल गाथा, तीसरा है जागर गाथा और चौथा है भड़ौ। तो पहले इनके ऑप्शन को समझ लेते हैं और आपको कॉपी पेन पकड़ करके बैठ जाना है और जो जो बताया जा रहा है वो लिखना है। वैसे आपको ऑप्शंस के नीचे नोट करके नोट मिलेगा, उस नोट में भी इन ऑप्शंस के बारे में लिखा हुआ है। और याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एग्जाम के पर्पज़ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप एक कॉपी पेन पकड़ करके बैठ जाइए और इनको लिखना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले आते हैं रमोल गाथा में या रमोला गाथा में। देखो, रमोला गढ़वाल की एक जाति है और गढ़वाल में रमोलगढ़ नाम का एक किला पड़ता है या एक गढ़ पड़ता है। ये एक प्रकार की वीर गाथाएं हैं। रमोला गाथा क्या है? एक प्रकार की वीर गाथाएं हैं जो 15 से 20 रमोलों की गाथाएं हैं। यानी कि इसमें रमोला जाति के लोगों की क्या वीर गाथाएं गाई जाती हैं रमोला गाथा में। इसके बाद आता है हुड़की बोल गाथा। ये प्रश्न यूके ट्रिपल एस में बन भी चुका है कि हुड़की बोल का संबंध किससे है। तो याद रखना, हुड़की बोल जो गाथा है ये कृषि से संबंधित प्राचीन गाथा है और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें महाभारत, याद रखना, इसमें महाभारत के अलावा नागवंश से संबंधित गाथाओं का भी क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हुड़की बोल गाथाओं में महाभारत के अलावा नागवंश से संबंधित गाथाओं का भी वर्णन मिलता है। आप सभी को पता है उत्तराखंड में नाग जाति का भी निवास हुआ करता था। खासकर अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें तो सबसे बड़ा जो उत्तराखंड का नाग मंदिर मिलता है वो बेनी नाग यानी कि आधुनिक बेरी नाग में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि हुड़की बोल गाथा में एक तो एक कृषि से संबंधित गाथा, प्राचीन गाथा है, दूसरा इसमें महाभारत के अलावा नागवंश की भी क्या प्राप्त होगी, हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है वो है जागर गाथा। अगर मैं जागर गाथाओं की बात करूं तो याद रखना, जो जागर गाथाएं होती हैं वो सामान्यतः लोक विश्वास पर आधारित गाथाएं होती हैं। अब जागर गाथाओं में क्या होता है, जागर सबने देखे हुए हैं, तो जागर में क्या किया जाता है, देवी देवताओं को नचाया जाता है या भूत प्रेतों को नचाया जाता है। तो जागर गाथा हमारी क्या है, एक लोक विश्वास पर आधारित गाथा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तुमसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गाथा या प्राचीन गाथा उत्तराखंड से जो संबंधित है उसका संबंध या वो लोक विश्वास पर आधारित है। तो याद रखना, जागर गाथाएं लोक विश्वास पर आधारित होती हैं। जागरों के 3 प्रकार हैं। एक तो देवी देवताओं के जागर लगते हैं, दूसरा प्रेत बाधा यानी कि भूत पिशाचों के जागर लगते हैं और तीसरे हमारे स्थानीय शासकों के जागर लगते हैं। और इसमें से भी आप याद रखिएगा कि जो अगर हम उत्तराखंड का ऐतिहासिक महत्व को देखें तो जो स्थानीय शासकों के जागर हैं वो उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। चौथा ऑप्शन है इसमें भड़ौ। याद रखना, भड़ौ को पावड़े भी कहा गया है। ये जो पावड़े शब्द है ये गढ़वाल में ये कुमाऊं में प्रयुक्त होता है और भड़ौ शब्द प्रयुक्त होता है हमारा गढ़वाल में। अगर मैं बात करूं भड़ का शाब्दिक अर्थ, जो भड़ का शाब्दिक अर्थ है वो है वीर अथवा योद्धा। यानी कि ऐसी लोक गाथाओं को भड़ौ या पावड़े कहा जाता है जो किसी वीर के संबंध में हो, यानी कि किसी वीर योद्धा के संबंध में गाए जाने वाली गाथाएं भड़ौ अथवा पावड़े कहलाती है। अब याद रखिएगा, जो प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तराखंड में रानी रौत, स्वाभी रौत, राम्य भूत आदि का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा ये हमारे पावड़े या भड़ौ। रानी रौत, स्वाभी रौत, राम्य भूत ये हमारे भड़ौ हैं। इसके अलावा रमीचंद और विक्रमचंद भी हमारे भड़ौ या पावड़े हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मंजियाली का सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड से सूर्य मंदिर के बारे में हमेशा पूछा जाता है। अगर हम बात करें उत्तराखंड में सूर्य मंदिर की तो ये जो मंजियाली का सूर्य मंदिर पड़ता है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। कमल नदी, सुपिन नदी, पावन नदी और वरुणा नदी। तो याद रखना, ये चारों की चारों जो नदियां बहती हैं ये उत्तरकाशी जनपद में बहती है। इसका अर्थ ये है कि मंजियाली का जो सूर्य मंदिर पड़ेगा ये कहाँ पड़ेगा, हमारा उत्तरकाशी में पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ये जो मंजियाली का सूर्य मंदिर है ये कमल नदी के तट पर स्थित है। कमल नदी को पुरोला घाटी का क्या कहा जाता है, हमारा वरदान कहा जाता है।
कमल नदी को पुरोला घाटी का वरदान कहा जाता है और सिराई घाटी की जीवन रेखा कहा जाता है और इसे मिनी बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा मंजालिका सूर्य मंदिर हमारा कमल नदी में पड़ेगा। अब आते हैं उत्तराखंड के मंदिरों के बारे में। जो सूर्य मंदिर है, मजालिका जो सूर्य मंदिर है उसका जो निर्माण हुआ है वो पुष्पक शैली में निर्माण हुआ है और आज तक ये प्रश्न यूके SSS द्वारा पूछा नहीं गया है। और इस प्रश्न की आने वाले जो हमारे पेपर होने वाले हैं वीडियो या हमारे जो SI के पेपर होने वाले हैं उन पेपर में हो सकता है कि ये प्रश्न बने कि मंजालिका सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है और ये किस शैली में निर्मित है। तो याद रखिएगा मंजालिका सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में है, कमल नदी के तट पर स्थित है और पुष्पक शैली में बना हुआ मंदिर है। अब आगे जाते हैं और पढ़ते हैं उत्तराखंड के अन्य सूर्य मंदिर। देखो मंजालिका सूर्य मंदिर मैंने बता दिया उत्तरकाशी कमल नदी के तट पर, यह मंदिर पुष्पक शैली में निर्मित है। देखो उत्तराखंड का जो सबसे फेमस या सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो है कटारमल सूर्य मंदिर। देखो कटारमल का जो सूर्य मंदिर है वो उत्तराखंड शैली में बना हुआ है और ये कोसी अल्मोड़ा के पास स्थित है। इसे बड़ादित्य का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है या इसे बूटधारी सूर्य मंदिर भी कहा गया है। इसे बूटधारी सूर्य मंदिर इसलिए कहा गया है क्योंकि जो यहाँ पे बड़ादित्य या सूर्य की जो प्रतिमा है उसमें सूर्य को बूट पहनाए गए हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, हमारा बूटधारी सूर्य मंदिर भी कहा गया है। तीसरा जो हमारा सूर्य मंदिर है वो है खेती खान का सूर्य मंदिर। खेती खान जो जगह पड़ती है हमारी लोहाघाट में पड़ती है। और याद रखना ये जो खेती खान का सूर्य मंदिर है यहाँ पे एक महोत्सव मनाया जाता है जिसे कहा जाता है हमारा दीप महोत्सव। मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट नोट कर रहे हैं अपनी कॉपी में, ये एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। इसके बाद जो चौथा हमारा सूर्य मंदिर है वो है मड़का सूर्य मंदिर। ये जो मड़का सूर्य मंदिर पड़ता है ये डीडीहाट में है और डीडीहाट हमारा पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत आता है। इसके बाद है पलेठी का सूर्य मंदिर। देखो पलेठी का जो सूर्य मंदिर पड़ता है हिंडोला खास देवप्रयाग में पड़ता है और देवप्रयाग हमारी पड़ती है टिहरी जनपद में। ये जो पलेठी का सूर्य मंदिर है ये गुलेरा घाटी में स्थित है। याद रखिएगा जब कत्यूरियों का यहाँ पे पतन हुआ तो कत्यूरियों के पतन के बाद उत्तराखंड में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई और उन्हीं राज्यों में एक राज्य हुआ करता था कल्याण वर्मन का स्वतंत्र राज्य। और आपको ये याद रखना है कि इस कल्याण वर्मन के स्वतंत्र राज्य की जो जानकारी प्राप्त होती है वो पलेठी के सूर्य मंदिर से होती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। छठा जो मंदिर है वो है कुलसारी का सूर्य मंदिर। कुलसारी जो जगह पड़ती है वो चमोली में पड़ती है। कुलसारी क्यों प्रसिद्ध है, एक तो कुलसारी में सूर्य मंदिर है, दूसरा याद रखिएगा ये नंदा राज्यात यात्रा का 9वां पड़ाव है। नंदा राज्यात यात्रा का 9वां पड़ाव है और ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर से बता रहा हूँ कुलसारी हमारा कहाँ पड़ेगा, चमोली जनपद में पड़ेगा। कुलसारी नंदा राज्यात यात्रा का 9वां पड़ाव है और याद रखिएगा ये नंदा देवी ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। गैंडसेन के आसपास बोले जाने वाली बोली कौन सी है। देखो गैंडसेन चमोली में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं जैसे दसोली बोली, लोहब्या बोली, बधाणी बोली और नगपुरिया बोली। ये सारी की सारी बोलियां जो चमोली जनपद में ही बोली जाती हैं। तो अब सबसे पहले इसका ऑप्शन देखते हैं ए दसोलिया बोली। देखो चमोली में एक पट्टी पड़ती है जिसका नाम है दसोली पट्टी। ये दसोली पट्टी में बोली जाती है। ये कहाँ बोली जाती है, दसोली पट्टी में बोली जाती है। लोहब्या बोली गैंडसेन में बोली जाती है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लोहब्या बोली। तो गैंडसेन के आसपास जो बोली बोली जाती है वो लोहब्या बोली जाती है। अब यहाँ पे देखिए बधाणी बोली बोली जाती है नंदाकनी के आसपास के क्षेत्रों में, यानी कि नंदाकनी घाटी जो चमोली में स्थित है उसके आसपास जो बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली है, हमारी बधाणी बोली। और जो मुख्य हमारा क्या बोलते हैं जो मेन हमारा चमोली जिला है वहाँ पे जो बोली बोली जाती है वो है हमारी नगपुरिया बोली। तो याद रखिएगा गैंडसेन के आसपास बोले जाने वाली बोली कौन सी, हमारी लोहब्या बोली। दसोलिया बोली दसौली पट्टी, लोहब्या बोली गैंडसेन, बधाणी बोली नंदाकनी के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है और नगपुरिया बोली मुख्य चमोली में बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रम्माण उत्सव में मुखौटों के कितने रूप होते हैं। अच्छा ये प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला है। देखो रम्माण उत्सव इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं 2, 3, 4, 5। तो याद रखिएगा इसमें 2, 3, 4, 5
जब भी मैं रम्माण उत्सव की बात करता हूँ तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रम्माण उत्सव होता क्या है। याद रखिएगा, रम्माण उत्सव होता है चमोली जनपद में, और चमोली जनपद का एक गांव है जिसका नाम है सरूल डूंगर गांव, और ये हर साल अप्रैल माह में 11 से 13 दिनों तक मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि रामायण के प्रसंग, इसमें क्या करा जाता है हमारा, इस उत्सव में रामायण के प्रसंगों में नृत्य करा जाते हैं और मुखौटे लगा करके नृत्य करा जाता है। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि रम्माण उत्सव में कितने मुखौटे लगाकर रामायण के प्रसंगों में नृत्य किया जाता है, तब तो इसका उत्तर आएगा 18, यानी कि 18 प्रकार के क्या लगाए जाते हैं, मुखौटे लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि रम्माण उत्सव में मुखौटों के कितने रूप होते हैं, तो याद रखिएगा रम्माण उत्सव में मुखौटों के कितने रूप होते हैं, हमारे 2 रूप, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। तो रम्माण उत्सव में मुखौटों के कितने रूप हो गए, हमारे 2 रूप हो गए। अब ये 2 रूप कौन कौन से हैं, पहला है हमारा घौपतर और दूसरा है हमारा खलियारी। कौन कौन से हमारे, पहला घौपतर, दूसरा है हमारा खलियारी। घौपतर ऐसे मुखौटे होते हैं जो देवताओं को समर्पित होते हैं, यानी कि देवताओं के मुखौटों को घौपतर मुखौटा कहा जाता है। और इसके अलावा जो अन्य मुखौटे हैं, यानी कि जिनको खलियारी कहा गया है, ये एक प्रकार के मनोरंजक मुखौटे हैं। तो याद रखना, मुखौटों के कितने रूप हैं, हमारे 2 रूप हैं। और मुखौटों, कितने मुखौटे लगा करके रामायण के प्रसंगों में नृत्य करा जाता है, 18 मुखौटे लगा करके रामायण के प्रसंगों में नृत्य किया जाता है। देखिए, घौपतर ये देवताओं के मुखौटे होते हैं, खलियारी ये मनोरंजक मुखौटे होते हैं। और आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, और ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। देखो, जब आप लोग इजी प्रश्न गलत करोगे तो आप लोग बहुत पीछे चले जाओगे। तो ये इजी प्रश्न है कि रम्माण उत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया था। अगर आपको ये प्रश्न भी नहीं आएगा तो आप काफ़ी पीछे चले जाओगे। तो कोशिश करना कि एग्जाम में इजी प्रश्न गलत मत करना, क्योंकि अगर गलत करोगे तो बहुत पीछे चले जाओगे। फिर आते हैं प्रश्न 5, बन्या बन्याण नृत्य किस पर आधारित है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो ये जो रम्माण उत्सव है, रम्माण उत्सव में कुछ प्रकार के नृत्य भी करे जाते हैं, जैसे कुरुजोगी नृत्य हो गया, बन्या बनाड़ नृत्य हो गया। ये जो नृत्य है, ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये भी रम्माण उत्सव से ही पूछा गया है। और तीसरा जो युद्ध करा जाता है वो करा जाता है माल मल्ल युद्ध। अब मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, ये जो बन्या बनाड़ नृत्य है, ये नृत्य है हमारा किस पर आधारित है, ये व्यापार पर आधारित है। यानी कि देखो, जो गढ़वाल से प्राचीन काल में तिब्बत के साथ क्या होता था, हमारा व्यापार होता था, ये इसी व्यापार पर, यानी कि तिब्बत के साथ व्यापार पर आधारित नृत्य है बन्या बन्याण। और याद रखना, ये हमारा रम्माण महोत्सव का ही क्या हमारा नृत्य है। इसके अलावा जो मैं तुमसे दूसरा नृत्य कह रहा था, माल मल्ल युद्ध, ये जो माल मल्ल युद्ध है, ये भी हमारा रम्माण उत्सव से संबंधित है। और ये जो माल मल्ल युद्ध है, ये यहाँ पे स्थानीय लोगों द्वारा गोरखाओं के साथ जो हमारे युद्ध हुए हैं उन पर आधारित है। यानी कि हमारा जो माल मल्ल युद्ध है वो किस पर आधारित है, हमारा युद्ध आधारित युद्ध है। इसके अलावा रम्माण उत्सव में एक और नृत्य किया जाता है जिसको कहा जाता है कुरुजोगी नृत्य। उसको क्या कहा जाता है, हमारा कुरुजोगी नृत्य। और याद रखना, वो जो कुरुजोगी नृत्य है वो हमारा हास्य नृत्य है। देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने हर क्वेश्चन के नीचे पर को नोट लिखे हुए हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको भी यहाँ पे क्या करी गई है, उनकी भी व्याख्या की गई है। तो तुमने क्या करना है, इनको नोट करना है। बन्या बनाड़ नृत्य रम्माण उत्सव में किया जाता है, जो तिब्बत व्यापारियों पर आधारित है, यानी कि जो तिब्बत के साथ व्यापार होता था उस पर आधारित क्या है, नृत्य है। माल मल्ल युद्ध नृत्य में गोरखाओं के साथ युद्ध का क्या किया गया, वर्णन किया गया। जो स्थानीय लोग हुआ करते थे गढ़वाल के, वहाँ पे क्या करा गया, उनका गोरखाओं के साथ किस तरह का युद्ध हुआ है, कैसे युद्ध हुआ है, उसका जो वर्णन किया जाता है वो किस में करा गया, हमारा माल मल्ल युद्ध में किया गया है। रम्माण उत्सव से संबंधित एक और नृत्य है जिसका नाम है कुरुजोगी। और ये कुरुजोगी भी क्या हमारा एक प्रकार का हास्य नृत्य है। क्लियर हो गया इतना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अब आते हैं, दालों का दगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, ये जो दालों का दगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्था का गठन किया गया है, ये करा गया है चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा। ये किसके द्वारा किया गया है, चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए कि 1974 में हमारे यहाँ चिपको आंदोलन हुआ है चमोली में। इसको गति देने के लिए दाल्यों के दगड़िए संगठन की क्या करी गई थी, स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा करी गई है, चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा की गई है।
देखो चंडी प्रसाद भट्ट ने एक और संघ की स्थापना की है जिसका नाम है दसोली ग्राम स्वराज संघ। याद रखना, चंडी प्रसाद भट्ट ने दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना 1964 में की थी। और चंडी प्रसाद भट्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1982 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है, 1986 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है और 2005 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अच्छा, जो ऑप्शन बी था इसका इस प्रश्न का वो है सुंदरलाल बहुगुणा। देखो सुंदरलाल बहुगुणा भी हमारा चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। 1927 ये मरोड़ गांव में, भरोड़ हो गया गलती से, मरोड़ गांव टिहरी में इनका जन्म हुआ था। याद रखना, जिसमें चिपको आंदोलन चल रहा था उन्होंने यहाँ पे एक प्रसिद्ध नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। इसको ये नारा था हमारा हिमालय बचाओ और देश बचाओ। यानी कि जब भी तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा हिमालय बचाओ देश बचाओ नारा किसके द्वारा दिया गया है, तो ये नारा दिया गया है हमारा सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। अब आते हैं अनिल जोशी के बारे में। देखो अनिल जोशी का संबंध कोटद्वार से है। ये कहाँ पड़ता है कोटद्वार? हमारा पौड़ी जिले में पड़ता है। ये एक पर्यावरणविद होने के साथ साथ समाजसेवी भी हैं। याद रखिएगा, ये हेस्को से संबंधित प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। हेस्को की जो स्थापना की गई है वो की गई है अनिल जोशी द्वारा। अनिल जोशी ने 1979 में देहरादून में हेस्को की स्थापना करी थी। और इस हेस्को का जो फुल फॉर्म है, जो इसका पूर्ण रूप है, वो भी तुमसे पूछा जाएगा इन फ्यूचर। तो याद रखना, इसका जो पूरा नाम है हेस्को का वो है हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना, इसकी जो हेस्को की स्थापना हुई है 1979 में हुई है। किसके द्वारा करी गई है? अनिल जोशी के द्वारा की गई है। अनिल जोशी का संबंध कहाँ से? कोटद्वार पौड़ी से। और याद रखिएगा 2006 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है और 2020 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसका जो चौथा ऑप्शन था सुरेश भाई, इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। रक्षा सूत्र आंदोलन हमारा कब हुआ था? 1994 में टिहरी में हुआ था। और इसके जो प्रणेता थे वो कौन थे? हमारे सुरेश भाई। अच्छा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लीलाधर जगुड़ी की नहीं है? अब यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए स्याही ताल, बी अनुभव के आकाश में चांद, सी 5 बेटे और डी जितने लोग उतने प्रेम। तो याद रखिएगा, रचनाओं में से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और लीलाधर जगुड़ी में से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। और याद रखिए, ये जो प्रश्न है कभी कभार हम लोग जल्दबाजी में देख लेते हैं। हम लोग पढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना लीलाधर जगुड़ी की है। याद रखना, यहाँ पे कौन सी रचना लीलाधर जगुड़ी की नहीं है पूछा गया। तो ऐसे कन्फ्यूजन नहीं खाना है। अब देखो, इसका पहला ऑप्शन स्याही ताल, ये जो स्याही ताल है ये लिखे है वीरेंद्र डंगवाल ने। किसने लिखे है? वीरेंद्र डंगवाल ने। अनुभव के आकाश में चांद, 5 बेटे, जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जगुड़ी की रचनाएं हैं। और स्याही ताल जो रचना है वो है वीरेंद्र डंगवाल की। अब यहाँ पर देखो नोट, अनुभव के आकाश में चांद के लिए लीलाधर जगुड़ी को 1997 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। और ये पूछा भी गया है कि लीलाधर जगुड़ी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी दिया गया था। तो याद रखना, 1997 में इनको क्या मिला हुआ है? साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है। और किस रचना के लिए किया गया है? अनुभव के आकाश में चांद के लिए किया गया है। और 2018 में लीलाधर जगुड़ी को जितने लोग उतने प्रेम के लिए व्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ है। स्याही ताल मैंने आपको बता दिया। स्याही ताल किसकी रचना है? हमारी वीरेंद्र डंगवाल की रचना है। और याद रखना, वीरेंद्र डंगवाल की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है दुष्चक्र में सृष्टा। और इस दुष्चक्र में सृष्टा के लिए 2004 में वीरेंद्र डंगवाल को क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, अनीमठ स्थित है। देखो, जोशीमठ, पांडुकेश्वर, जो इसमें ऑप्शन दिए हैं इस प्रश्न में, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, ये सारे के सारे जो स्थान हैं ये कहाँ पड़ेंगे? हमारे चमोली में पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो, अनीमठ जो हमारा स्थित है, अनीमठ पड़ता है हमारा जोशीमठ में। अनीमठ कहाँ पड़ता है? हमारा जोशीमठ में। अब अनीमठ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि पंचबद्री, हमको पता है कि पंचबद्रियों में से 5 के 5 बद्री हमारे कौन से जनपद में पड़ेंगे? चमोली जनपद में पड़ेंगे। तो याद रखना, इन्हीं 5 बद्रियों में से जो हमारा वृद्ध बद्री पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा? हमारा अनीमठ में पड़ता है। वृद्ध बद्री हमारा कहाँ पड़ेगा? अनीमठ में पड़ेगा। तो याद रखना, अनीमठ अगर वैसे पूछा जाएगा कि अनीमठ किस जनपद में, तो चमोली में। अगर जनपद के अंदर भी हो तुमको ऑप्शन दे देगा तो याद रखना, अनीमठ हमारा जोशीमठ में पड़ता है। अब हम पंचबद्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पंचबद्रियों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पंचबद्री
पंच बद्री यानी कि 5 बद्री जो हमारे हैं वो सारे के सारे चमोली में हैं। और याद रखिएगा, पंच केदारों में से 3 केदार हमारे रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं और 2 केदार हमारे कहाँ पड़ेंगे, चमोली जनपद में पड़ते हैं। लेकिन पंच बद्री सारे के सारे कहाँ पड़ेंगे, हमारे चमोली जनपद में पड़ते हैं। अब याद रखना, पंचबद्रियों की ये सीरीज है, आपको ऐसे ही याद करना है। पंचबद्रियों में जो पहला स्थान आता है वो आता है हमारा बद्रीनाथ का। बद्रीनाथ मंदिर नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। इसे बद्री विशाल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, हमारा बद्री विशाल भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा, विशाला आदि किसको कहा गया, हमारा बद्रीनाथ को कहा गया है। दूसरा आदि बद्री। देखो आदि बद्री क्या है, कर्णप्रयाग हमारी जगह पड़ती है चमोली में। कर्णप्रयाग से 21 किलोमीटर की दूरी पर 16 मंदिरों के समूह को क्या कहा जाता है, आदि बद्री कहा जाता है। और याद रखिएगा कि ये जो 16 मंदिर हैं, ऐसा माना जाता है कि इनका जो निर्माण हुआ है वो किस काल में हुआ है, हमारा गुप्त काल में हुआ है। इसके बाद जो तीसरे बद्री आते हैं वो है हमारे भविष्य बद्री। देखो भविष्य बद्री हमारे जोशीमठ में स्थित है। और इस भविष्य बद्री की खास बात क्या है कि यहाँ पे विष्णु के आधे भाग, यानी कि जो विष्णु भगवान है उनके आधे भाग और आधी आकृति की क्या की जाती है, यहाँ पे पूजा की जाती है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, तुमसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस बद्री में विष्णु के आधे भाग या आधे आकृति की पूजा की जाती है। तो याद रखिएगा, भविष्य बद्री में विष्णु के आधे भाग या आधे आकृति की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। चौथा जो बद्री है वो है वृद्ध बद्री। और यही वृद्ध बद्री हमारा कहाँ पड़ता है, अनीमठ में। और अनीमठ कहाँ स्थित है, हमारा जोशीमठ में स्थित है। और इसकी खास बात क्या है कि याद रखिएगा, देखो सबको पता है कि कत्यूरी काल में शंकराचार्य कहाँ आए थे, उत्तराखंड आए थे। यहाँ पे बौद्ध प्रभाव अत्यधिक बढ़ने लगा था। तो बौद्धों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए उन्होंने यहाँ पे क्या करा, हिंदू धर्म का क्या करा, प्रचार प्रसार किया। और इसी के क्रम में उन्होंने जो बद्रीनाथ की पहली प्रतिमा स्थापित की थी वो इसी वृद्ध बद्री मंदिर में स्थापित की थी। तो ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। वृद्ध बद्री में शंकराचार्य ने बद्रीनाथ की जो प्रतिमा सर्वप्रथम जो स्थापित की गई थी शंकराचार्य के द्वारा, वो वृद्ध बद्री में ही की गई थी। और इसके बाद आता है हमारा योग ध्यान बद्री। देखो योग ध्यान बद्री हमारा पांडुकेश्वर में पड़ता है। पांडुकेश्वर भी हमारी चमोली में पड़ती है। पांडुकेश्वर से हमको कत्यूरी कालीन अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा याद रखना, पांडव शिला अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ पड़ती है, तो पांडव शिला भी हमारा कहाँ पड़ेगी, पांडुकेश्वर में ही पड़ती है। तो योग ध्यान बद्री भी हमारा पांडुकेश्वर में पड़ता है। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे होता क्या है, जो बद्रीनाथ में विष्णु की चतुर्मुखी मूर्ति रखी गई है उसको शीतकाल में योग ध्यान बद्री में लाया जाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत खाना। देखो बद्रीनाथ की जो शीतकालीन पूजा होती है वो नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होती है। और नरसिंह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, बसंत देव के द्वारा करवाया गया था। लेकिन योग ध्यान बद्री में क्या किया जाता है, योग ध्यान बद्री में बद्रीनाथ में जो विष्णु की चतुर्मुखी मूर्ति है उसको शीतकाल में कहाँ लाया जाता है, हमारा योग ध्यान बद्री में लाया जाता है। और बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होगी, हमारी नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होती है। प्रश्न 9, टिहरी में सैमियर नाट्य क्लब 1917 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, इसके जो ऑप्शन है तारादत्त गैरोला, हरिकृष्ण रतूड़ी, भवानी दत्त उनियाल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो टिहरी में सैमियर नाट्य क्लब 1917 में जो स्थापना की गई है ये करी गई है हमारी भवानी दत्त उनियाल ने की है। याद रखना, ये जो भवानी दत्त उनियाल हैं ये कीर्ति शाह के निजी सचिव हुआ करते थे। ये किसके निजी सचिव हुआ करते थे, हमारे कीर्ति शाह के निजी सचिव हुआ करते थे। अब आते हैं तारादत्त गैरोला में। देखिए ये तारादत्त गैरोला कीर्ति शाह के कानूनी सलाहकार थे। तारादत्त गैरोला में से हमेशा प्रश्न बने हुए हैं। 1901 में इन्होंने गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1904 में इन्होंने सरोला सभा की स्थापना की। और याद रखना, सरोला सभा को गढ़वाल की पहली जाति सभा माना जाता है। और ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैं फिर से बता रहा हूं कि 1901 में तारादत्त गैरोला गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना करेंगे। 1904 में सरोला सभा की स्थापना की जाती है तारादत्त गैरोला द्वारा। और याद रखना, इसी सरोला सभा को गढ़वाल की पहली जाति सभा भी माना जाता है। देखो फिर कुमाऊं परिषद के अधिवेशन हुए। तो कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन हुआ है 1918 में, जो हल्द्वानी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तारादत्त गैरोला के द्वारा की गई थी।
दूसरा ऑप्शन जो इसका है हरिकृष्ण रतूड़ी। देखो हरिकृष्ण रतूड़ी कीर्ति शाह के वजीर थे। हरिकृष्ण रतूड़ी कौन थे? कीर्ति शाह के वजीर थे और बाद में ये नरेंद्र शाह के सलाहकार भी बने। कीर्ति शाह के बाद नरेंद्र शाह का शासनकाल आएगा और याद रखना ये नरेंद्र शाह के क्या बनेंगे? सलाहकार भी बनते हैं। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, एक तो गढ़वाल का इतिहास और दूसरा नरेंद्र हिंदू लॉ। भवानी दत्त उनियाल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि भवानी दत्त उनियाल कीर्ति शाह के निजी सचिव थे और 1917 में इन्होंने टिहरी में क्या करी? सेमिया नाट्य क्लब की स्थापना की थी। आज का अंतिम प्रश्न, भुवनेश्वरी महिला आश्रम किस जनपद में है? देखो भुवनेश्वरी महिला आश्रम ये पड़ता है हमारा टिहरी में। ये कहाँ पड़ता है? हमारा टिहरी में। और जो इसका वास्तविक जगह है वो है अंजनी सैण। अंजनी सैण टिहरी में पड़ता है। और याद रखिएगा ये भुवनेश्वरी महिला आश्रम ब्रह्मकूट पर्वत पर स्थित है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भुवनेश्वरी महिला आश्रम ब्रह्मकूट पर्वत पर स्थित है। ये अंजनी सैण टिहरी में पड़ता है। अब यहाँ पर देखो इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई है? 1977 में स्वामी मनमत द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। स्वामी मनमत द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। देखो स्वामी मनमत 1964 में केरल से उत्तराखंड आए थे और 1977 में इनके द्वारा क्या करा गया? यहाँ पे भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई है। चंद्रबदनी मंदिर पड़ता है टिहरी में। चंद्रबदनी मंदिर कहाँ पड़ेगा? हमारा टिहरी में पड़ता है। और ये जो चंद्रबदनी मंदिर है ये चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर 1969 में पशु बलि प्रथा पर रोक लगा दी गई थी और इस पशु बलि प्रथा पर रोक लगाने का जो श्रेय जाता है वो भी किसे जाता है? हमारा स्वामी मनमत को जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। आपको क्या करना है कि ये जितने भी प्रश्न हैं वो सबके सब नोट करने हैं। आपके पास एक अच्छा खासा डेटा हो जाएगा और ये आपको आने वाले एग्जाम्स में आपकी सफलता का मार्ग भी बन सकता है। धन्यवाद।